मैं इटली कैसे आई, मैंने वीज़ा कैसे लिया, कितने का लिया, किससे लिया और कितने मंथ बाद आया मेरा वीज़ा। पाकिस्तान में मुझे कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए थे, इटली में मेरी कितनी फ़ी पे की गई और मैंने अपॉइंटमेंट कैसे ली, कितनी देर बाद मेरा वीज़ा लगा, क्या ये वीज़ा रिजेक्ट भी हो सकता है, मैंने टिकट कितने की करवाई, टोटल कॉस्ट मेरी कितनी आई और इटली में ये सारा प्रोसेस कितना टाइम लेता है और पाकिस्तान में ये सारा प्रोसेस कितना टाइम लेता है और टोटल मेरा जो ख़र्चा है वो कितना आया। आज की वीडियो में ये सब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं नोला होस्ता की। जब मैंने मेरा जो वीज़ा कैटेगरी है मेरी वो है फैमिली रियूनियन वीज़ा। मेरा वीज़ा मेरे हस्बैंड ने अप्लाई किया। आप जिसके भी हस्बैंड इटली में रहते हैं वो उनका और वाइफ या कोई भी रहता है, मतलब अपने ब्लड रिलेशन में, अगर आप 18 साल से छोटे हैं तो वो उसका अप्लाई कर सकता है। वीज़ा कॉस्ट बहुत माइनर सी है, बस सिर्फ अप्लाई करने की, वो हल्की फुल्की सी, उसमें भी आपके डॉक्यूमेंट्स की फ़ीस होती है, मार्का दी बोलो और ये सब स्टैम्प्स की फ़ीस होती है। अदरवाइज़ ऐसा कोई ख़ास फ़ीस नहीं है इसकी। हाँ, अलबत्ता आपकी रिक्वायरमेंट्स ज़रूर होती हैं, आपकी ये बच्चों, जितने आपके बच्चे होंगे उस हिसाब से, और अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो फिर उस हिसाब से आपका जो है वो एनुअली आपकी कलेक्ट किए जाते हैं कि आप कितना कमाते हैं, उस हिसाब से आपकी रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपके पास जो है वो पीआर है, ठीक है, परमानेंट रेजिडेंस आपके पास है, लेकिन अभी आपके पास पासपोर्ट नहीं है, तो फिर आपका जो है ये रिक्वायरमेंट है। और अगर आपके पास पासपोर्ट है, इटालियन नेशनल है आप, तो आपको ऐसे किसी प्रोसेस में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली जो है वो अप्लाई कर सकते हैं और आप जो है वो स्पॉन्सर कर सकते हैं उनको अपनी लिस्ट वगैरह, अपनी सैलरी या अपनी इनकम शो करवा के, ठीक है। तो अप्लाई करते वक्त उन्होंने जस्ट जो है हमारी एनुअल इनकम को देखा और घर देखा कि मेरे, बेशक वो रेंट पे घर था, बेशक वो आप अपना खुद जो है वो बाय कर ले। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी कि रेंट पे घर यहाँ पे कैसे मिलता है और अगर आप बाय करें तो आपको कौन कौन से बेनिफिट होंगे। तो वो घर वो आपको जो है वो आप जब अप्लाई करते हैं उसके कुछ देर बाद आके वो आपका घर कंट्रोल करके जाते हैं कि क्या आप बाकी अपनी फैमिली के जितने भी मेम्बर्स हैं उस हिसाब से यहाँ पर रहने के लिए जगह है, वो सब ओके हो, देन आपका वीज़ा जो है वो ईज़िली वो लोग इशू कर देते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर मेरा जो है वो जहाँ से मेरा अप्लाई किया गया वो मेरा प्रोविंस जो था वो रिजो एमिलिया था। एमिलिया से मेरा अप्लाई किया गया और मेरा जो सारी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि मैं सिंगल जो थी वो वाइफ थी, तो मेरा जो नोला होस्ता है वो 6 मंथ के टाइम पीरियड के अंदर मेरा नोला होस्ता इशू कर दिया गया। अब वो नोला होस्ता जब पाकिस्तान गया तो पाकिस्तान में मुझे किन की चीज़ों की ज़रूरत पड़ी और टोटल इटली में मेरी कितनी कॉस्ट, इटली में मेरी 100-150 कॉस्ट आ गई होगी, इससे ज़्यादा नहीं आई। जब मैं पाकिस्तान मेरा नोला होस्ता चला गया तब मुझे 2 चीज़ों की ज़रूरत थी। सबसे पहले तो लीगलाइजेशन अपॉइंटमेंट, दूसरी वीज़ा अपॉइंटमेंट। लीगलाइजेशन अपॉइंटमेंट में डॉक्यूमेंट लीगलाइज होते हैं, जो जो लोग इटली का प्रोसेस करते हैं उनको पता होगा। लीगलाइजेशन अपॉइंटमेंट वीज़ा जो है वो आपकी फैमिली कैटेगरी के लिए होती है। अगर आप वर्क वगैरह के वीज़ा पे इटली जा रहे हैं तो आपको लीगलाइजेशन अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। जब मेरा टाइम था तो मैंने लीगलाइजेशन अपॉइंटमेंट जो है वो कॉल पर बुक की थी। मेरा नो लॉस था, मुझे अगस्त पे रिसीव हुआ था। पहले 2 महीने मैं भी बिल्कुल आम लोगों की तरह जो है वो फिरती रही थी अपॉइंटमेंट के लिए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ईमेल वगैरह की थी लेकिन वो नहीं रिसीव कर रहे थे। उसके बाद कॉल सिस्टम आया, कॉल सिस्टम आते ही मैंने कॉल पर अपनी अपॉइंटमेंट बुक की। मैंने अपनी अपॉइंटमेंट अक्टूबर में बुक की और मुझे अपॉइंटमेंट मिली जनवरी की। अक्टूबर में बुक करके जनवरी की अपॉइंटमेंट मिली। मेरी जनवरी की 18 की अपॉइंटमेंट थी। मैंने अपॉइंटमेंट अटेंड की, अपने सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट किए। डॉक्यूमेंट की लिस्ट में मेरी FRC, BRC, MRC और मेरा निकाहनामा था और इन सब की जो है वो ट्रांसलेशन थी और डिलेगा फॉर्म था, दूसरे फॉर्म्स थे, वो मेरी आपकी डिटेल्स दी हुई हैं, आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो उसके बाद मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए। डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने के बाद तकरीबन 2 महीने होने वाले थे, 1 महीना और 19 दिन बाद मुझे मार्च के एंड पर कॉल आई कि आप अपने डॉक्यूमेंट आके कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मार्च में मैंने अपने डॉक्यूमेंट कलेक्ट किए और इसी दौरान अभी कॉल सिस्टम जारी था। वैसे तो वो मना करते हैं कि आप कॉल नहीं कर सकते, लेकिन मैंने अपनी कॉल्स जारी रखी और मैंने अपनी इसी दौरान वीज़ा अपॉइंटमेंट भी ले ली। और मैंने अपनी वीज़ा अपॉइंटमेंट ली फरवरी में और मुझे वीज़ा अपॉइंटमेंट मिली अप्रैल की। मेरी वीज़ा अपॉइंटमेंट थी 8 अप्रैल की, लेकिन क्योंकि 8 अप्रैल को जो है वो ईद बन रही थी तो उन्होंने मेरी अपॉइंटमेंट
1 हफ़्ता पहले स्केड्यूल कर दी। 1 हफ़्ता पहले स्केड्यूल होने से मेरी अपॉइंटमेंट 2 अप्रैल की आ गई। 2 अप्रैल को मैंने अपनी वीज़ा अपॉइंटमेंट अटेंड की। वीज़ा अपॉइंटमेंट में उन्होंने मेरे से जो है वो जो मेरे लीगल डॉक्यूमेंट थे उसकी लिस्ट मेरे से ली, जो जितने भी वो मेरे डॉक्यूमेंट थे, और वीज़ा फॉर्म वगैरह था उसके अंदर वो सारी चीज़ें थी, और मेरी जो वीज़ा फ़ीस है वो मेरे से कलेक्ट की, और वीज़ा अपॉइंटमेंट के साथ ही मेरी जो है वो इंक्वायरी फ़ीस ली। फैमिली वीज़ा में आपकी इंक्वायरी भी होती है, ठीक है। अब फिर जब मेरी इंक्वायरी हुई उसके बाद इंक्वायरी फ़ीस जो थी वो मेरी थी 40,000। उसके बाद जो मेरी वीज़ा फ़ीस थी, क्योंकि मैं सिंगल मेंबर थी, तो मेरी वो तकरीबन 32-33 हज़ार थी, ठीक है। और फिर उसके बाद मेरा जो है वो 1 महीना और कुछ दिन के बाद मेरी इंक्वायरी आई तकरीबन। उसके बाद मेरी इंक्वायरी जो है तकरीबन 14वें दिन आ गई। 14 डेज़ के बाद मेरी इंक्वायरी कॉल आ गई। उन्होंने मेरे घर आके इंक्वायरी की, कॉल पर भी की, घर आकर भी की, और उसके घर से जाने के 2 वीक्स बाद दोबारा इंक्वायरी की। इंक्वायरी के दौरान उन्होंने मेरे से मेरी फ़ैमिली के बारे में पूछा, मेरे ससुराल की फ़ैमिली के बारे में पूछा, मेरे हस्बैंड से रिलेटेड क्वेश्चंस किए, पिक्चर्स वगैरह देखी, हमारी यूनियन काउंसिल में भी गए और सारी डिटेल्स वगैरह वहाँ से भी पता करके आए। फिर उन्होंने दोबारा कॉल पे दोबारा डिटेल्स सारी जो है यूनियन काउंसिल से दोबारा भी ली। उसके बाद जब मेरा जो है वो वीज़ा मेरी इंक्वायरी होगी, उसके बाद तकरीबन 1 मंथ और 19 दिन बाद मेरा जो है वो मुझे कॉल रिसीव होती है कि आप आके अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर लें। जब आपको पासपोर्ट कलेक्शन की कॉल आती है, ये आपको नहीं पता होता कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हुआ है या आपका वीज़ा लग चुका है। ये कॉन्फिडेंशियल होता है, जब आप जाएंगे तभी आपको पता चलेगा। जब मैं गई, मैंने अपना वीज़ा रिसीव किया तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वीज़ा लग चुका हुआ था। मैंने अपना पासपोर्ट कलेक्ट किया और उसके बाद आ जाता है प्रोसेस आपका जो है वो टिकटिंग का। यूरोप में किसी भी कंट्री में आप आते हैं या आप यूके कनाडा वगैरह जाते हैं तो आपकी डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं जाती, आपको कनेक्टिंग फ़्लाइट लेनी पड़ती है। मैंने भी कनेक्टिंग फ़्लाइट ली। मेरी फ़्लाइट जो थी वो शारजा में मेरा स्टे था, और शारजा से डायरेक्ट मैंने जाना था मिलान। अब जो मेरा स्टे था उसके लिए मैंने वहाँ पर जो है वीआईपी लॉन्ग वगैरह भी कर लिया था अपना बुक, और इन सब के दौरान मैंने अपना जो है वहाँ पे स्टे बहुत अच्छा स्पेंड किया। अब जो मेरी टोटल कॉस्ट आई इस सब प्रोसेस में, वो मेरी जस्ट जो मेरी लीगलाइजेशन फ़ीस थी और मेरी वीज़ा सबमिशन फ़ीस और मेरी इंक्वायरी फ़ीस, ये मेरी सारी टोटल फ़ीसेस वगैरह को अगर मैं अपना इकट्ठा करूं तो ये तकरीबन 1,20,30 हज़ार कुछ इस तरह बन रही थी। और बाद में जो मैंने थोड़े से इंक्वायरी के ऊपर खर्च किए वो उस बंदे ने मेरे से बिल्कुल चार्ज नहीं किए। हाँ, अलबत्ता जो उसको लाने ले जाने के हमने उसको दिए थे वो ज़रूर हमने जो है वो पेट्रोल वगैरह के वो चार्जेस मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। बाकी इसके अलावा कोई भी नहीं। आजकल जो है वो काफ़ी प्रॉब्लम चल रही है अपॉइंटमेंट्स वगैरह की, लेकिन मेरे दौर में अच्छे से ये सब हो गया था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इटली में आके आपको सबसे पहले कौन कौन सी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, कौन कौन से काम आप कर सकते हैं, लैंग्वेज सबसे बेस्ट आप कहाँ से सीख सकते हैं, पतेंते यानी कि अगर आपने लाइसेंस लेना है तो वो आप कैसे लर्न करें, उसके लिए मैं आपको बहुत अच्छे से टिप्स दूंगी। और आपका इटली का पासपोर्ट या इटली का वीज़ा अगर आपके पासपोर्ट पर लग जाता है तो उसके आपको क्या क्या फ़ायदे होंगे। मैंने जो टिकट करवाई थी वो मेरी तकरीबन हुई थी 2,10,000 में। इसमें मैंने अपने जो है वो 10 से 12 हज़ार जो थे वो मेरे सेपरेटली जो मैंने लॉन्ग बुक किया था उसके थे, वो मैंने इसमें नहीं ऐड किए। और मैंने इंश्योरेंस बाय की थी सेपरेटली, मैंने इंश्योरेंस की थी, उसके भी 10,000 चार्जेस थे, वो भी इसमें ऐड नहीं है। तो ये तकरीबन 2,30,32 हज़ार का मेरा टोटल खर्चा जो है वो ट्रैवल का आया था। इसके अलावा रिजेक्शन के चांसेस कितने होते हैं वीज़ा आपके एक्सेप्ट होने के, रिजेक्ट होने के। फैमिली वीज़ा 90% बल्कि 95% चांसेस होते हैं एक्सेप्ट होने के, रेदर देन आपकी वाइफ के अलावा अगर आपके पेरेंट्स हैं। पेरेंट्स की इंक्वायरी में कभी कभी मसला हो जाता है। आजकल कुछ मसले आ रहे हैं असाइलम वाले केसेस में और कुछ इंक्वायरीज़ में। अलबत्ता फैमिली अगर आपकी अकेली वाइफ है या बच्चे हैं उसमें 95% तक आपका कोई मसला नहीं होता, रिजेक्शन नहीं होती। बाकी केसेस में अलबत्ता वर्क में उसमें रिजेक्शन रेशो ज़्यादा है। मज़ीद वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।